नमस्कार। इकोनॉमी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप लोग का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन इकोनॉमी से संबंधित जो भी न्यूज़पेपर में कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स होते हैं, शब्दावली होते हैं, उसी से संबंधित विषय वस्तु पे हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग पुनः बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि नाबार्ड स्टार्ट्स पायलट टू प्रोवाइड किसान क्रेडिट कार्ड टू लैंडलेस। अब यहाँ पे हम लोग को शब्द को जानना है लैंडलेस, यानी कि जिसके पास भूमि नहीं है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें इसमें कुछ बातें कही गई है, जो है डिजिटल करेंसी की बात की गई है। डिजिटल करेंसी की बात कही गई है। कहा जा रहा है कि agriculture loans to landless farmers, NABARD has initiatives pilots in selected districts of Andhra Pradesh and Odisha aimed to providing benefits of Kisan Credit Card through RBI Central Bank Digital Currency। अब यहीं पे हम लोग को मुख्य रूप से जानना है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसा कि हम लोग अभी कभी हम लोग के देश में या पूरे विश्व पटल में अगर बात करें तो कभी बार्टर सिस्टम था, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। वहां से जब हम लोग आगे बढ़े तो फिर हम लोग धातु का प्रयोग लेन देन में हम लोग बहुमूल्य धातु के माध्यम से हम लोग देन लेना शुरू किए। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पेपर करेंसी के रूप में हम लोग देन लेन शुरू किए। हम लोग विनिमय के साधन के रूप में हम लोग प्रयोग करना शुरू किए। अब पेपर करेंसी से आगे हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल करेंसी की, कि डिजिटल करेंसी के माध्यम से, यानी कि मुद्रा का जो प्राइमरी फंक्शन होता है विनिमय का माध्यम, जो करेंसी है, जो हम लोग के पास करेंसी 100, 50, 500 का जो करेंसी होता है, उसका प्राइमरी फंक्शन होता है विनिमय का माध्यम। तो आज जो हम लोग भौतिक रूप में जो करेंसी को विनिमय के माध्यम के रूप में जो स्वीकार करते हैं, उसके स्थान पर हम लोग एक डिजिटल करेंसी लेकर के आए हैं। और उस डिजिटल करेंसी का प्रयोग किसी किसी क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट्स के रूप में शुरू किया गया है। यहाँ पे ये बातें कही जा रही है कि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में केसीसी के बारे में चर्चा किया था कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में हुई थी आर.भी. गुप्ता समिति के पहल पर। और इसके तहत किसानों को पहले 3 लाख तक लोन प्रदान किया जाता था, जिसकी सीमा को बढ़ाकर फिनेंशियल ईयर 26 में बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। अब यहाँ पे ये बातें कही जा रही है कि पायलट प्रोजेक्ट्स के आधार पर किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, तो यह कुछ राज्यों में, कुछ जिला में यह किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो लोन दिया जाएगा, इस लोन का जो प्रयोग किसान करेंगे और वह जो लोन दिया जाएगा वह किस फॉर्म में दिया जाएगा, तो डिजिटल करेंसी के फॉर्म में। और इस डिजिटल करेंसी को किसान लोग किस रूप में यूज करेंगे, तो इसका फर्टिलाइजर खरीदने के रूप में यूज करेंगे। परचेजिंग फर्टिलाइजर, सीड्स एंड सीड्स थ्रू आइडेंटिफाई वेंडर्स। यानी कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब तक हम लोग जो केसीसी के तहत लोन लेते थे, वह लोन हम लोग के अकाउंट में क्रेडिट होता था, उसको हम भौतिक रूप में कह सकते हैं। लेकिन अब जो हम लोग को लोन दिया जाएगा, केसीसी जो लोन दिया जाएगा, कुछ एरिया में इसको शुरुआत की जा रही है, यह भौतिक रूप में या बैंक के माध्यम से आपको लोन नहीं दिया जाएगा, आपको डिजिटल करेंसी दिया जाएगा। और डिजिटल करेंसी के माध्यम से आपको परचेजिंग करने के लिए, फर्टिलाइजर वगैरह परचेज करने के लिए आपको सुविधा प्रदान की जाएगी। यही ये इस पेपर का मुख्य न्यूज है कि नाबार्ड अब जो लोन सैंक्शन करवाएगी बैंकों के माध्यम से, वह डिजिटल करेंसी के फॉर्म में करेगी। दूसरा फिर देखते हैं न्यूज कि थोक महंगाई घटकर 13 माह के निचले स्तर पे। जैसा कि इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था कि जब महंगाई की माप की बात करते हैं तो महंगाई की माप 3 प्रकार से की जाती है। एक, उत्पादन के स्तर पर मूल्यों में जो वृद्धि होता है, उत्पादन के स्तर पर मूल्यों में जो वृद्धि होता है। इसके बाद उत्पादन होने के बाद उसका
होलसेलिंग होता है, और होलसेलिंग होने के बाद उसका क्या होता है, रिटेलिंग होता है। तो यहाँ पे कल हमने चर्चा किया था कि जो महंगाई का मेजरमेंट किया जाता है, उस मेजरमेंट प्रत्येक महीने यानी कि मासिक आधार पर होता है, प्रत्येक महीने मासिक आधार पर होता है। तो जैसा कि आज से आप लोग को जानना है कि जब सीपीआई की बात करते हैं, डब्ल्यूपीआई की बात करते हैं, तो यह सामान्यतः महीने के 15 तारीख के आसपास ये सीपीआई डब्ल्यूपीआई का इंडेक्स जारी हो जाता है। उसी तरफ दूसरी तरफ जब हम आईआईपी की बात करते हैं, तो यह सामान्यतः 20 तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में आईआईपी का इंडेक्स भी जारी हो जाता है। अब यहाँ पे हमने अभी चर्चा किया कि आईआईपी किसको कह रहे हैं, तो उत्पादन के स्तर पर जो मूल्य में वृद्धि होता है, उस वृद्धि को कौन मापता है, आईआईपी। और यहाँ पे उत्पादन होने के बाद उसका क्या होगा, होलसेलिंग होगा, होलसेलिंग होने के बाद क्या होगा, उसका रिटेलिंग होगा। तो जब थोक मूल्यों पर, थोक मूल्य पर मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को जब मापेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डब्ल्यूपीआई कहेंगे। और जिस मूल्य पर हम लोग वस्तु एवं सेवा की खरीदारी करते हैं, वस्तु एवं सेवा की खरीदारी करते हैं, इस मूल्य में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, सीपीआई कहते हैं। तो यहाँ पे ये बातें कही जा रही है कि जो थोक महंगाई है वह घटकर 13 माह के निचले स्तर पर आ गई है, 13 माह के निचले स्तर पर आई है। यानी कि जिस मूल्य पर जो होलसेलिंग होता है, उस थोक मूल्यों में कमी देखने को मिल रही है। जब थोक मूल्य में कमी होगा तो फिर रिटेल प्राइस पे जो हम लोग वस्तु एवं सेवा की खरीदारी करते हैं, इसमें भी क्या होगी, कमी होगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सीपीआई का जो डाटा कल आया था, सीपीआई में भी चर्चा किया गया था कि अप्रैल महीने का सीपीआई इंडेक्स जो है 3.16% के आसपास है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे थोक मूल्य की बात करते हैं, तो जब हम लोग क्लास की बात करेंगे तो क्लास में चर्चा करेंगे कि थोक मूल्य यानी कि अगर हम बात करेंगे वस्तु के बारे में, तो वस्तुओं तो लाखों में है, लेकिन लाखों जो वस्तु है उन सभी वस्तु को हम अपने दैनिक जीवन में तो प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो हम दैनिक जीवन में जिस जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं, उस वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ही मापा जाता है, उस मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ही मापा जाता है, जिससे आम जनमानस पे उसका प्रभाव दिखे। तो डब्ल्यूपीए की गणना के लिए एक बास्केट जो बनाया गया है, इसमें 697 प्रकार के वस्तु को शामिल किया गया है। और इस 697 प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को कौन दर्शाता है, थोक मूल्य दर्शाता है। यानी कि उसका सूचकांक क्या है, डब्ल्यूपीआई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है। अब इसी को समझने के लिए फिर हम देखते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि 697 प्रकार की जो वस्तु है, इस वस्तु को अप्रैल मंथ यानी कि अप्रैल 2024 में खरीदने के लिए हमको 1 लाख रुपया पे करना पड़ा था। इसी वस्तु को अप्रैल मंथ 2025 में हमको खरीदने के लिए 1,02,000 रुपया पे करना पड़ा है। तो हम कहेंगे कि थोक मूल्यों पर महंगाई का दर कितना हुआ, तो 2% हुआ। इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि थोक मूल्य पे महंगाई कितना है, घटकर 0.85% रह गई है। यानी कि यह काफ़ी अच्छी बात है कि ये थोक मूल्यों पे महंगाई में क्या आई है, कमी आई है। अब यहीं से हम लोग फिर जानेंगे कि डब्ल्यूपीए की गणना किन के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय डब्ल्यूपीआई से संबंधित डाटा को जारी करता है। यानी कि डब्ल्यूपीआई की गणना कौन करता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी ऑफ इकोनॉमी, वही जो है डब्ल्यूपीआई की
गणना करता है। तो यहाँ पे बस ये जान लेना है कि WPA की गणना कौन करता है। तो एक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, उस वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत एडवाइजरी ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसी का जो हेड होता है वही WPA की गणना करता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, सॉरी अगले न्यूज में देख रहे हैं, इसी को इंग्लिश में कहा गया है कि स्पाइक इन सुपर कोर इन्फ्लेशन रेवल्स प्राइस प्रेशर। अब यहीं पे एक कोर इन्फ्लेशन के शब्द की चर्चा की गई है पेपर में। कोर इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जब हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जब फूड एंड फ्यूल आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? कोर इन्फ्लेशन मिलता है। अब यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि सुपर कोर इज ए सब इंडेक्स कंप्यूटेड फ्रॉम CPI बाय एक्सक्लूडिंग फूड, बेवरेज, ऑटो, फ्यूल्स एंड हाउसिंग। यानी कहा यह जा रहा है कि सुपर कोर इन्फ्लेशन किसको कहेंगे? तो जब CPI इन्फ्लेशन में से एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि हटा देंगे किसको? फूड एंड बेवरेज को और ऑटो, फ्यूल्स को एंड हाउसिंग को, तो उसको क्या कहेंगे? सुपर कोर इन्फ्लेशन कहेंगे। तो इसके बारे में बस छोटा सा एक चर्चा है कि सुपर कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले हम लोग पेज पर जो देख पा रहे हैं कि अमेरिका के स्टील व एल्युमिनियम शुल्क को लेकर WTO में भारत। अब जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और एक वर्ल्ड बैंक की हम लोग चर्चा किए थे, उसी प्रकार एक WTO भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। लेकिन IMF, WTO इन सब में कुछ बेसिक अंतर है जिसको हम लोग अभी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक यह दोनों अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यहाँ पे WTO अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये जो दोनों संगठन है, इस दोनों संगठन को समता मूलक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समतामूलक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं कहा जाता है, जबकि WTO को समतामूलक अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। अब इनको समतामूलक क्यों कहा जाता है, इनको क्यों नहीं कहा जाता है? अब जब WTO का इतिहास देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग GATT की बात करते हैं, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। अब इसका मतलब है कि वर्ष 1947 में कुछ देशों ने मिलकर आपसी एक सहमति बनाई, समझौता बनाया कि आप अपने उत्पाद को हमारे देश में बिना किसी गतिरोध के आकर के व्यापार करेंगे। ठीक है, आपसी एक सहमति बने कि कोई भी देश किसी भी देश के उत्पाद पर किसी भी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो समझौता हुआ था, यहाँ पे केवल वस्तु के व्यापार के लिए समझौता हुआ था, वस्तु के व्यापार के लिए समझौता हुआ था। जैसे जैसे कुछ देश विकसित होती गई तो विकसित देशों के लिए वस्तु का उत्पादन करना लाभकारी नहीं रहा। तब उन देशों के द्वारा यह प्रयास किया जाने लगा कि जो GATT समझौता है उस समझौता को क्या किया जाए? निरस्त किया जाए और एक ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए जो संगठन वस्तु एवं सेवा के व्यापार दोनों को बढ़ावा देने का काम करे बिना किसी गतिरोध के। तब जाकर के वर्ष 1995 में WTO का गठन होता है। अब जब WTO का फिर देखते हैं तो जैसा कि हम लोग सामान्यतः बुक में अध्ययन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि WTO का फंक्शन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। लेकिन WTO का फंक्शन इससे
अलग है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना तो है ही, इसके साथ साथ इसका कुछ और भी फंक्शन है। डब्ल्यूटीओ के जब फंक्शन की बात करते हैं तो इसका प्राइमरी फंक्शन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, और इसके साथ साथ इसका फंक्शन है बौद्धिक संपदा का संरक्षण प्रदान करना एवं साथ ही निवेश को प्रोत्साहित या बढ़ावा देना। तो आज से जब हम लोग से पूछा जाए कि डब्ल्यू का फंक्शन क्या है, तो डब्ल्यूटीओ का फंक्शन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ बौद्धिक संपदा का संरक्षण एवं निवेश को भी प्रोत्साहित करना है। अब यहीं पे बातें आ रही है कि जो अभी देश में टैरिफ को लेकर के कुछ जो बातें चल रही है, कि जैसा कि हम लोग सुने थे अभी कुछ दिन पहले, कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था कि अमेरिका चाइना के उत्पाद पे 145% टैरिफ लगा दिया था। ठीक है, तो अभी देश माने कि वैश्विक स्तर पर ट्रेड वार का ये अभी माहौल चल रहा था, ट्रेड वार का माहौल चल रहा था। इसी सिलसिला में यहाँ पे बात कही जा रही है कि अमेरिका के स्टील व एल्युमिनियम शुल्क को लेकर डब्ल्यूटीओ में भारत, यानी कि अमेरिका ने भारत के स्टील व एल्युमिनियम पर शुल्क लगा दिया है, और इसी शुल्क को लेकर के भारत कह रहा है कि हम डब्ल्यूटीओ में इस बात की हम चर्चा के लिए मुख्य मुद्दा के रूप में रखेंगे। यानी कि भारत कह रहा है कि हम जो अमेरिका के द्वारा भारत के स्टील व एल्युमिनियम पे जो सुरक्षा शुल्क लगाया है, इसका सुरक्षा शुल्क नाम दिया है, और सुरक्षा शुल्क जो लगाया है इसको लेकर के अब भारत कह रहा है कि हम डब्ल्यूटीओ में इस बात को हम रखेंगे कि अमेरिका के द्वारा, यानी कि अमेरिका जो डब्ल्यूटीओ का जो उद्देश्य है कि कोई भी देश बिना किसी गतिरोध के किसी भी वस्तु एवं सेवा के व्यापार को बढ़ावा देगा, यानी कि डब्ल्यूटीओ जो नियम बनाया है उस डब्ल्यूटीओ के नियम का अवहेलना कर रहा है अमेरिका। इसी को लेकर के या भारत कह रहा है कि हम डब्ल्यूटीओ में इस बात को रखेंगे, और भारत कह रहा है कि हम किसी भी प्रकार का जवाबी शुल्क नहीं लगाएंगे। भारत ने कहा कि अगर डब्ल्यूटीओ ने हस्तक्षेप नहीं किया तो हम भी लगाएंगे जवाबी शुल्क, यानी कि इनका कहना है कि अगर डब्ल्यूटीओ हस्तक्षेप नहीं करेगा तब हम जवाबी शुल्क लगाएंगे, अगर हस्तक्षेप करता है तो हम जवाबी शुल्क नहीं लगाएंगे। यही भारत का अपना पक्ष है। फिर आगे देखते हैं, तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि पाकिस्तान आईएमएफ के पास लोन के लिए, कर्ज के लिए अपना पक्ष रखा था, और भारत इस पक्ष को काफ़ी विरोध किया था कि पाकिस्तान को जो आईएमएफ कर्ज देगा, पाकिस्तान उस फंड का प्रयोग आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देने में करेगा। इसके बावजूद भी अमेरिका चाइना के द्वारा आईएमएफ से पाकिस्तान को पहला किस्त 1.02 अरब डॉलर का किस्त जारी करवा दिया गया। यानी कि आईएमएफ में किसी भी निर्णय को पारित करने के लिए 85% मत अनिवार्य होता है, और हम लोग कल चर्चा किए थे कि लगभग 16.5% अमेरिका का वोटिंग पावर है, और करीब करीब 6% के आसपास किसका है, चाइना का है। तो अगर यह दोनों देश चाहता कि आईएमएफ से पाकिस्तान को किसी भी प्रकार का मदद न मिले तो यह नहीं मिलता, लेकिन इसके बावजूद भी इन सब देशों ने इसका विरोध नहीं किया। इससे भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है, जो भी आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा देता है, ये कहीं ना कहीं इन सब देशों का भी कुछ अपना स्वार्थ होगा। अब इन देशों का स्वार्थ कैसे हो सकता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका की जब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था
अस्त्र और शस्त्र पे टिकी हुई है, यानी कि वह हम लोग जैसे कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वह अस्त्र और शस्त्र पे आधारित है। तो अगर वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार का अगर आपसी झगड़ा नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, तो उसका अस्त्र शस्त्र बिकेगा नहीं, और बिकेगा नहीं तो फिर उसका इकोनॉमी उसी पे आधारित है। इसलिए ये सब देश जानबूझ करके भी इस तरह के गतिविधि को बढ़ावा देता है, जिससे इनका अपना देश का स्वार्थ पूरा होता रहे। ठीक है, इन्हीं के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले दिन फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं। थैंक यू। और आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, थैंक यू।